हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप नीचे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खिलजी डायनेस्टी जो था वो 1320 आते आते वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी ने अपना रूल स्टार्ट किया। तो हमारा जो तुगलक डायनेस्टी था वो कब से कब तक चला, तो वो 1320 से 1413 ईस्वी तक तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इन 1320 गाजी मलिक बिकेम द किंग अंडर द टाइटल गियाथ अल दीन तुगलक। जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था वो गाजी मलिक था, जो गियाथ अल दीन तुगलक के टाइटल के साथ दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठा। इससे तब से क्या हुआ, तब से जैसे तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जब गाजी मलिक या गियाथ अल दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठा, तब से दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी का शासन चालू हुआ। नेक्स्ट रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो गियाथ अल दीन तुगलक का बेटा था, बड़ा बेटा था, इल्डेस्ट सन था उसका, जिसने 1325 से 51 तक, मतलब 1325 से 1351 तक, 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पे क्या किया, शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द मोस्ट एम्बिबियस एंड पावरफुल सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। इट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही बड़ा, मतलब महान और एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आइबियन बटुआ द नॉर्थ अफ्रीकन ट्रेवलर। ये आइबियन बटुआ जो था वो नॉर्थ अफ्रीकन अरब ट्रेवलर था, जो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। इसने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, मतलब एक किताब ही कह लें या एक लेख लिखा था मोहम्मद के किंगडम के बारे में। इसने मोहम्मद के किंगडम में मतलब सोशल इकोनॉमिक ये सब जैसे सब कवर किया है इसने अपने एक बुक में। बुक कह लें तो एक बुक लिखा था इसने मोहम्मद बिन तुगलक के किंगडम के बारे में। मोहम्मद was a man of ideal who attempt as far possible to rule on principle of reason। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति था, जिसने प्रिंसिपल ऑफ रीजन मीन्स होता है तर्कों के सिद्धांत पर, मतलब तर्कों के सिद्धांत पर इसने शासन करने की हर संभव प्रयास किया। ही वॉज अ ग्रेट नॉलेजेबल मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और लॉजिशियन भी था। मोहम्मद इंक्रीज द टैक्स ऑफ पेजेंट्स स्पेशली हु वेर फ्रॉम द डोब एरिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसने भी जो हमारे गंगा और यमुना का प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया जिसको डोब कहा जाता है, वहाँ पर किसानों के ऊपर इसने टैक्स क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम बाद डोब एरिया में क्या हो, फेमाइन मीन्स होता है एक तरह से अकाल पड़ जाना, जिसके कारण पैदावार कम हो गई लोगों की, और लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा टैक्स पे करने से मना कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन द पीपल रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस। ठीक है, जिसके कारण सुल्तान को क्या हुआ, अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिस फैसले में उसने कहा था कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं इन एरिया के लोगों पर। मोहम्मद आल्सो मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज एंड फूल किंग्स के नाम से भी जाना जाता है मेडिवल हिस्ट्री में। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज एंड फूल किंग के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया इसके विचार थे, मतलब लेकिन अपने विचारों को ये जैसे उनका सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पाता था, अपने स्ट्रेटजी को लोगों को बता नहीं पाता था, या उसको फॉलो नहीं कर पाता था अपने स्ट्रेटजी को।
इसी 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 की कड़ी में इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी मूव किया था। देवगिरी का नाम इसने चेंज करके क्या रख दिया था उस टाइम, दौलताबाद। मोहम्मद आल्सो मूव कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड देवगिरी रीनेम्ड एज दौलताबाद। ये इसके बाद इसने मुंबई के जैसे दौलताबाद इसने अपनी राजधानी मूव किया दिल्ली से। तो इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने इसलिए किया कि इसका एक स्ट्रेटजिक प्लान था कि दौलताबाद जो है वो औरंगाबाद में स्थित था, तो यही महाराष्ट्र मुंबई भी बोल सकते हैं। तो वाज ए बेटर प्लेस फॉर कंट्रोलिंग डेक्कन, मतलब जो हम लोगों का दक्षिणी भारत का एरिया है, डेक्कन एरिया, वहाँ उसको ये आसानी से क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा औरंगाबाद से। जैसे दौलताबाद जो था वहाँ से डेक्कन एरिया को ये इजीली कंट्रोल कर पाएगा। द मूविंग ऑफ कैपिटल वाज हाउ एवर नॉट सक्सेसफुल। कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद मूव करना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि ये बहुत दूर था। आप सोच ही सकते हैं कि दिल्ली से इस टाइम महाराष्ट्र कितनी दूर है, मतलब मुंबई और दिल्ली के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है। उस समय तो मॉडर्न साधन हुआ नहीं करते थे, रेलगाड़ी वगैरह सब, तो इसलिए राजा महाराजा को हाथी घोड़े से इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसा कर लिखा गया है कि किताबों में कि जब इसने कैपिटल को मूव किया था तो दिल्ली से मुंबई जाते वक्त ही रास्ते में पता नहीं कितने 100 लोगों की मौत हो गई थी, बस चलने की वजह से या जैसे भी, मतलब उतनी दूर जाने के कारण मतलब कई 100 लोग मारे गए थे। द मूविंग ऑफ कैपिटल वाज हाउएवर नॉट सक्सेसफुल, हेंस सुल्तान कुड नॉट कीप ए वॉच ऑन नॉर्दर्न। और इसका एक और कारण था जिसके कारण ये इसने राजधानी को फिर जैसे राजधानी चेंज करने का फैसला वापस किया, क्योंकि ये तो दौलताबाद चला गया था लोगों के साथ, लेकिन जो इधर था नॉर्थ साइड में इंडिया के अफ़गानिस्तान साइड से और इधर उत्तरी भारत का जो सब था राजा महाराजा, इधर इसको मतलब इसके सल्तनत पे खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इसकी राजधानी तो मुंबई चली गई थी और इधर ये सही से निगरानी नहीं रख पाता था। इस कारण जब इसको डर लगने लगा कि हमारी सल्तनत पे खतरा मंडरा सकता है, तो इसने अपना फिर फैसला वापस किया और फिर इसने अपनी राजधानी को फिर से दिल्ली वापस लाया। मोहम्मद डिसाइडेड टू इशू टोकन कॉइन्स और ब्रॉस एंड कॉपर। द नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज टू इशू टोकन कॉइन्स, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक की नेक्स्ट पॉलिसी थी वो टोकन कॉइन्स था, ब्रास एंड कॉपर का। इसने क्या किया कि उस टाइम किंगडम में इसके सल्तनत में पूरे जो है चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, जिसको इसने सोचा कि अगर मैं ब्रश और कॉपर का सिक्का बना के और पूरे किंगडम में जिसे इसको लागू कर दूं तो जो इतने चांदी के सिक्के हैं वो एक्सचेंज होके राजा के ट्रेजरी में सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये सेम भी इसकी फेल हो गई, क्योंकि उस टाइम भी ब्रश और कॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों के पास भी मौजूद था, जिसके कारण लोग भी पीपल स्टार्टेड मेकिंग ब्रश एंड कॉपर टोकन्स, मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रश और कॉपर का जो सिक्के बनाने लगे, जिसके बाद सुल्तान को जैसे कंट्रोल अपना फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाया, मतलब बहुत ज़्यादा में अमाउंट पैसा जैसे आने लगे सिक्के फर्जी नकली, जिसके कारण इसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो सिंस द टोकन कॉइन्स हैड बी विथड्रॉन, मतलब टोकन कॉइन्स को बंद कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फेल, hence gradually he lost support not only of people but also of many of nobles and ulema। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो फेल हो गई, जैसे राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद मूव करना, उसके बाद टोकन्स कॉइन्स का फेल होना, इस तरह बहुत सारी पॉलिसी जो है मोहम्मद की फेल हो गई, जिसके कारण इसने लोगों से तो विश्वास अपना खोया ही, साथ में जो बड़े लोग थे नोबल्स थे और उलेमा, जो उलेमा होते हैं, उलेमा वेयर स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग्स हु वेयर जनरली ऑर्थोडॉक्स इन देयर आउटलुक, मतलब उलेमा जो थे उस टाइम एक तरह से कहें तो मुस्लिम धर्मगुरु हुआ करते थे या
और जो इस्लाम का ज्ञान दिया करते थे उन लोगों को उलेमा कहा जाता है। इन मार्च 1351 मतलब 1351 के मार्च में मोहम्मद डाइड, मतलब मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका जो कजिन मतलब चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, वो क्या होता है गद्दी पे बैठ जाता है। तुगलक डायनेस्टी के गद्दी पे इस टाइम कौन बैठा था, तो इस टाइम जो था वो फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन में चचेरा भाई था, वो गद्दी पे बैठ जाता है। फिरोज रियलाइज दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ फेलर ऑफ मोहम्मद दैट ही डिड नॉट हैव सपोर्ट ऑफ नोबल्स। फिरोज शाह को ये गद्दी पे बैठते ही एहसास होता है कि मोहम्मद ने अपना जो सपोर्ट खोया था नोबल से, बड़े लोगों से और उलेमा से, वो इसलिए खोया था क्योंकि उसका जो जैसे पॉलिसी फेल हो गई थी बहुत सारी, तो इसने उन लोगों को पहले मनाने का कोशिश किया, उन लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया, उन लोगों को खुश करने के लिए इसने उन लोगों को धन दौलत या एक तरह से कहें तो लालच दिया, पैसे और धन दौलत का, और उन लोगों के साथ को एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन उन लोगों से बनाया, और इसमें ये फिरोज शाह तुगलक काफ़ी हद तक सफल भी रहा। फिरोज फर्दर अलाउड टू ऑर्थोडॉक्स उलेमा टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी इन सर्टेन मैटर। फिरोज शाह तुगलक ने जैसे उलेमा तो ये दो मुस्लिम धर्म गुरु थे, उन लोगों को जैसे अलाउ किया कहाँ स्टेट पॉलिसी जो भी स्टेट पॉलिसी ये बनाता था या स्टेट पॉलिसी जो भी बनानी होती थी उसमें उन लोगों से राय बात लेता था उन लोगों को खुश रखने के लिए, जिसके कारण फिरोज तो इम्प्रूव्ड ही रिलेशनशिप, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपना जैसा रिलेशनशिप था इन लोगों पावरफुल पीपल्स के साथ, उन लोगों के साथ तो अपना रिलेशनशिप को सुधारा, लेकिन इसके थ्रू उन लोगों का कद बढ़ गया और इस तरह से सुल्तान का जो पावर था वो डिक्रीज में घट गया। आफ्टर सुल्तान पावर डिक्रीज मतलब जब सुल्तान की पावर डिक्रीज हो गई, उसका फ़ायदा उठाते हुए जो गवर्नर थे सर्टेन प्रोविंसेस के, मतलब बिहार और बंगाल के जो अलग अलग गवर्नर थे जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में थे उस टाइम, उन लोगों ने सल्तनत के खिलाफ क्या किया, विद्रोह छेड़ दिया, जिसके कारण सुल्तान को फिरोज ट्राई टू कंट्रोल देम, फिरोज शाह तुगलक उन लोगों को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, बट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, मतलब लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था वो बहुत ज़्यादा तक सक्सेसफुल नहीं रह पाया उन लोगों को कंट्रोल करने में। फिरोज शाह तुगलक वाज इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द जनरल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो था वो लोगों के बारे में या जनरल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट मतलब अपना जैसे निजी स्वार्थ या कहें तो इस सब को भी सुधारने में वो जैसे काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था। ही इम्प्रूव पार्ट्स ऑफ किंगडम बाई स्टार्टिंग न्यू इरिगेशन स्कीम्स, वो लोगों के लिए भी जैसे अपने लोगों के लिए प्रजा के लिए भी कुछ भलाई का काम करना पसंद करता था, जिसके थ्रू उसने न्यू इरिगेशन स्कीम्स को स्टार्ट किया। यमुना कैनाल वाज वन ऑफ द हिज स्कीम, जो यमुना कैनाल थी यमुना कैनाल स्कीम था वो भी फिरोज शाह तुगलक के स्कीम का ही हिस्सा था। फिरोज आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ फ्यू न्यू टाउन सच एज फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा एंड जौनपुर, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो था वो नए नए कस्बे का निर्माण कराया या उसको इस्टेब्लिश किया, जो कौन कौन थे, फिरोजपुर था, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा और जौनपुर। जौनपुर जो था वो जूना खान नाम था जिसके नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का स्थापना किया था। तो किसके नाम पे जौनपुर की स्थापना हुई थी, तो वो कौन था, जूना खान था, जिसके नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की है। फिरोज आल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी एजुकेशनल सेंटर एंड हॉस्पिटल्स, ही वाज इंटरेस्टेड इन एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया, फिरोज ऑर्डर टू ट्रांसलेट ए नंबर ऑफ संस्कृत बुक इन पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज। फिरोज शाह तुगलक ने कई जैसे शिक्षा केंद्रों का और हॉस्पिटलों का भी उसने निर्माण कराया, और वो भारत के एंशिएंट कल्चर से बहुत प्रभावित था, मतलब भारत के जो प्राचीन सभ्यता थी उससे वो बहुत ही प्रभावित था या उसको बहुत पसंद थी, मतलब वो बहुत इंटरेस्ट रखता था भारत के प्राचीन सभ्यता में, जिसके थ्रू फिरोज ने ऑर्डर दिया ट्रांसलेट ए नंबर ऑफ संस्कृत बुक इनटू पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज,
क्योंकि मुस्लिम अधिकतर लोग जैसे पर्शियन भाषा बोलते थे और अरबिक लैंग्वेज भी यूज करते थे, तो इन लोगों इसलिए उन सबको जैसे संस्कृत समझ में नहीं आती थी, क्योंकि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो अक्सर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जैसे वेद पुराण हो गए, ऐसे बड़े बड़े जैसे ग्रंथ हो गए, किताब हो गए, जिसके थ्रू उसने इंटरेस्ट था उससे बहुत ज़्यादा इन सब में। तो उसने क्या किया कि उसने आर्डर दिया इन सभी संस्कृत बुक को पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, जिससे कि वो आसानी से इनको पढ़ सके, समझ सके, और अदर मुस्लिम लोग भी जो चाहे वो पढ़ समझ सके। Firoz also owned two pillars of Emperor Ashoka, and one from them was placed on the roof of his palace. फिरोज शाह तुगलक ने भी अशोक के दो पिलर्स, दो काउंटर से बाहर थे। मेन टाइम एक तरह से कहें तो अशोक के टाइम में तो वो इंडिया के ही पार्ट में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे एम्परर का जैसे एरिया जो घटता बढ़ता रहता है, तो ये कहीं बाहर एरिया में हो गए थे, तो जिसके कारण इसने उन दोनों पिलर्स को इसने अपने वापस किंगडम में वापस लाया, और एक को इसने पैलेस के अपने छत पे इसने प्लेस किया था, मतलब उसको रखवाया था या लगवाया था अपने पैलेस के, अपने महल के छत पे ऊपर। इन सितंबर 1388 फिरोज डाइड। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की क्या मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ फिर से एक सिविल वार छिड़ जाती है, मतलब आपसी में लड़ाई छिड़ जाती है गद्दी पर बैठने के लिए। उसके नेक्स्ट सेशनों में, मतलब जो अगले उत्तराधिकारी थे जो गद्दी पे बैठने वाले थे, उन लोगों में सिविल वार छिड़ जाती है एक दूसरे को, मतलब कि हम बैठेंगे इस तरह करके सिविल वार छिड़ जाती है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी द गवर्नर्स ऑफ मैनी प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट किंग, एंड फाइनली ओनली अ स्मॉल एरिया अराउंड दिल्ली रिमेन्ड इन हैंड्स ऑफ तुगलक सुल्तान। इसका मीन्स जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पीरियड में बहुत सारे जो गवर्नर्स थे बंगाल और बिहार के, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके मौत के बाद उन लोगों को और फ़ायदा हुआ सिविल वार की वजह से, और ये लोग अपने राज्य को अलग अलग आज़ाद घोषित कर दिए, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए सुल्तान के जैसे रूल से, मतलब सल्तनत के कंट्रोल से ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। और इस तरह से जैसे तुगलक डायनेस्टी जो है बस दिल्ली के आसपास की जो छोटी बहुत एरिया थी वहीं तक सिमट के बहुत ही छोटे एरिया में दिल्ली के आस पास की जो एरिया थी वो तुगलक सुल्तान के हाथों में बची रही, और सब लोग जो अलग अलग गवर्नर थे अलग अलग स्टेट के, वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। तो यहीं पे हमारा जो है तुगलक डायनेस्टी वो एंड होता है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी के बाद में आया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा चैनल और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोगों को ज़रूरत है वीडियो की वो देख सकें।